तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल लें सिस्टम की, तो क्या वो ही टोटल एनर्जी ऑफ द लूप है? क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द लूप इज द टोटल एनर्जी ऑफ द लूप? अरे हां सर, तो क्यों ना हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल लें। अच्छा, हाँ सर, बात तो आप कुछ कुछ सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम मेरी बात मानते नहीं हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। और हाँ सर, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है सर, ठीक है सर, अब क्या करें, अब क्या करें? करते चले, बढ़ते चले, मौज मारें, वाह वाह। अब सुन, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? चलो सर, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, ठीक है, ठीक है, ये निकालते आओ, जो उतार लिया यहां तक। हाँ सर, अब देखो, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ओके सर, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, क्या हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं? क्या इस स्ट्रिंग में एक पार्टिकल, दो, बहुत सारे सर, बहुत सारे, तो क्यों ना एक एलिमेंट लो एक्स पे जाके डीएक्स। क्या इस डीएक्स को पॉइंट मास मान सकते हैं? हाँ। क्या इसका मास डीएम मान सकते हैं? हाँ। क्या इस डीएम को लिख सकते हैं म्यू डीएक्स? याद है म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। म्यू इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ। इसका मास अगर एम मान लो और लेंथ दे रखी है एल। अच्छा सोचो, इस एल लेंथ में अगर एक लूप है, याद करो एक लूप होता है लेमडा बाई 2 का, पीछे पढ़ चुके हैं अपन, नोड से नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 2, तो एक होता है लेमडा बाई 2 का, तो एम बाई लेमडा बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे ठीक लगे। अभी जरूरत पड़ेगी तब यूज ले लेंगे, पर म्यू की वैल्यू अपन ने लिख ली। ठीक भाई, ये जो पॉइंट मास आया, ये जो पॉइंट मास आया डीएम, इसकी वैल्यू आई म्यू इंटू डीएक्स। ठीक। अच्छा, डीएम जो मास है, ये जो डीएम मास है, ये डीएम मास की रफ्तार, क्या ये डीएम मास इस समय अपनी एक्सट्रीम, सॉरी, इस समय अपनी क्या मीन पोजीशन से गुजर रहा है, तो क्या इसकी रफ्तार होगी ए ओमेगा। ए ओमेगा, ए ओमेगा, याद है मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एसएचएम में सर? ए ओमेगा। क्या ए इस जगह का एम्पलीट्यूड, इस जगह का एम्पलीट्यूड क्या है? इस जगह का एम्पलीट्यूड है 2a साइन के एक्स। अरे हाँ सर, तो जब ये पार्टिकल डीएम मास का मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, तो अगर ये एसएचएम कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे रफ्तार होती है ए ओमेगा। अरे पर ए इस पार्टिकल का ना, इस पार्टिकल का ए क्या है सर? 2a साइन के एक्स। किसी भी एक्स दूरी पर एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? 2a साइन के एक्स। अरे हाँ सर, यही तो हमने पिछले टर्न पे स्टैंडिंग वेव में पढ़ा था। अरे हाँ, अब सोचो, 2a sin kx is the velocity, 2a sin kx is the amplitude of the particle who, जो कि x दूरी पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? x दूरी पर। ओके सर, अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें, सोचो भाई, वारे भाई। अब देखो, ध्यान सुनो जो कह रहा हूं, यहीं पे बता दो, 2a sin kx। ओके, अब समझो, पहले यहां तो उतार लो, फिर मैं आगे समझाता हूं तुमको। देखो, मैं इसमें डायग्राम बनाता हूं, यहां पे इधर देख, क्या बनाया अपन ने, देखना इधर, ये देख, x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट का डीएम मास म्यू dx, और इसकी रफ्तार ऐसे v, और ये v है a डैश ओमेगा, a डैश मान लो, और a डैश कितना है? 2a साइन kx इंटू ओमेगा। ये समझ आ रहा है सबको? क्या दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट इज पासिंग थ्रू मीन पोजीशन? यस सर। तो सोचो, इस पार्टिकल की छोटी सी एनर्जी क्या है? इस पार्टिकल की, हमें सारे पार्टिकल की चाहिए, पर एक पार्टिकल की तो लिखे, इस छोटे से पार्टिकल की एनर्जी वही होगी जो इस समय काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इस समय कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वह मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं। और हाँ सर, तो डी लिखा गया हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। हाफ डीएम इज म्यू डीएक्स, v is 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही, इस 2 ने 2 को मार दिया, 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू साइन स्क्वायर kx dx। क्या छोटी सी एनर्जी आई?
अरे हाँ सर। अब सोचो, अगर हर पार्टिकल यानी कि टोटल एनर्जी चाहिए तो क्या एक्स को इंटीग्रेट करें 0 से लेकर एल तक, और एल क्या है, लेमडा बाई 2। अरे हाँ सर, तो ई टोटल, क्या ई टोटल इज बेसिकली 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू लेमडा बाई 2 या 0 टू एल, जो तुम्हें अच्छा लगे, साइन स्क्वायर के एक्स। अरे हाँ सर, अब याद कर, क्या अपना मैथ से अब थोड़ी सी, क्या cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अरे हाँ ना बोलो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख लो, तो ई टोटल लिखा जाएगा 2a स्क्वायर, अब मैथ से बेसिक, म्यू, इसको लिखो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू लेमडा बाई 2। ये 2 ने 2 को मार दिया तो टोटल आया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, पहला इंटीग्रेशन 0 टू लेमडा बाई 2 dx, दूसरा इंटीग्रेशन 0 टू लेमडा बाई 2 cos 2 kx dx। यस और नो? यस सर। सो ई टोटल विल बी इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, ध्यान सुनना, इसका इंटीग्रेशन लेमडा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2 kx बाई 2 लिमिट 0 टू लेमडा बाई 2। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ध्यान से समझो, तो के होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो ई टोटल विल बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 2 माइनस, ध्यान सुन, जब साइन की वैल्यू 0 रखोगे तब तो 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, सोच, जब लेमडा बाई 2 रखोगे तो सोच 2k की वैल्यू, के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, तो ये हो गया 4 पाई बाई लेमडा। अब 4 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, एक्स इज लेमडा बाई 2, हाँ, तो 4 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2 यानी कि 2 पाई। क्या पहली टर्म रखोगे लेमडा बाई 2 तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो क्या टर्म 0 हो गई? अरे हाँ सर, तो क्या ई टोटल आया कितना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू लेमडा बाई 2, क्या लेमडा बाई 2 एल है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल इज द टोटल एनर्जी इन एल लेंथ लूप। और हाँ सर, अगर ये याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है और आपको फील के साथ समझाया भी है। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल, देख ले आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल रात को 2 बजे भी अगर अपने को याद रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। इसलिए तुम्हें फील आनी चाहिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कह रहे हैं सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो भाई, वाह रे भाई, अच्छा सर, ठीक है, बोलो उतार लिया क्या? अरे बोलो उतार लिया क्या? अरे सोच लो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल, एनर्जी इन वन लूप अपनी आ गई, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? आ गया सर, अच्छा लगा सर, ओके, ठीक है भाई, ये अपने को एनर्जी वाली कहानी आ गई, ठीक। अब मैं आपको है ना कुछ एक बात और बताता हूं, जैसे आगे की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये उतार लो पहले, उतार लो पहले, फिर समझाता हूं, फिर आगे सवाल से समझेंगे, पहले थोड़ी सी फील कराता हूं तुमको, है ना।
एक एक इलस्ट्रेशन ही कराऊंगा, ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छे वैरायटी के सवाल आने वाले हैं अब। पर एक एक वैरायटी तो कराऊंगा ताकि मजा तो आए, पता तो पड़े कि क्या होता है। 3 वैरायटी के अलग अलग वैरायटी के सवाल कराऊंगा, तीनों से अनंत सवाल बन सकते हैं और शानदार सवाल बन सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, पहले से उतार लो, फिर कहानी समझाता हूं। अरे बोलो भाई, उतार लिया क्या? ओके सर, अब देख सुन, इसे मैं इरेज कर देता हूं। देख सुन, देखो अब सुन। अच्छा सर, क्या हुआ सर, क्या करें सर? ध्यान सुन, इसे याद कर, अपनी इक्वेशन थी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। हाँ सर, इन दोनों को जोड़ा था तो आया था 2a sin kx प्लस ओमेगा 2a sin kx cos ओमेगा टी। हाँ सर बिल्कुल आया था, यही करा था ना अपन। एक वेव इधर से, एक वेव इधर से, स्टैंडिंग वेव बन गई। पहले तो क्या कोई जरूरी है sin kx माइनस ओमेगा टी हो? ऐसी भी तो हो सकती है इक्वेशन की sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। दो वेव आ रही हूं पर उनमें फेज, मतलब इसमें कुछ और फेज वेज भी जुड़ गया, यहाँ पे अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 2 या बीटा, जो भी मान जुड़ सकता है ना। तब भी जो वेव जनरेट होंगी, ज्यादा उसकी मैथ्स में नहीं जा रहा हूं, कोई पॉइंट नहीं है। जब भी जो वेव जनरेट होगी वो इसी प्रकार की होंगी, पर जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। कैसे? 2a sin kx प्लस समथिंग अल्फा इंटू मे बी कॉस ओमेगा टी प्लस समथिंग, ये अल्फा नहीं हो, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इसे आप phi 1 मान लो, इसे आप phi 2 मान लो, तो इन्हें जब सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कुछ हो सकता है। मतलब बेसिकली जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन कुछ ऐसी हो सकती है, जनरल स्टैंडिंग वेव। हालांकि जो आपने पढ़ी थी वो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है, 99% आपके लिए वही आएगी। पर क्या एक जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन ऐसी हो सकती? हाँ, 2a sin kx प्लस अल्फा cos ओमेगा टी प्लस बीटा, या sin ओमेगा टी प्लस बीटा, cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a sin kx प्लस अल्फा sin ओमेगा टी प्लस बीटा। बेसिकली पर्पस ये कि एक टर्म होगी x की जो एम्पलीट्यूड शो करेगी, और ये होगी जो एसएचएम रिप्रेजेंट करेगी। तुम्हें मेरी बात समझ आई? अरे हाँ ना बोल यार। तो व्हेन यू विल चेंज द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड विल चेंज, एंड व्हेन यू विल चेंज द टाइम, द फेज ऑफ द पार्टिकल विल चेंज। अरे यस और नो? सो दीज आर जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। 2a sin kx cos ओमेगा टी उसकी सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। हालांकि ये इजीएस्ट फॉर्म ही आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा आएगी, पर अगर कभी दूसरी भी आ जाए तो हमें उनका मतलब समझ में आना चाहिए, हमें उनका मतलब। तो सो जनरल स्टैंडिंग वेव विल बी 2a sin kx, एक टर्म x वाली जिसमें कुछ फेज हो सकता है साथ में, जैसे कि अल्फा, ऐसे टाइम में भी हो सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। ऐसा हो सकता है कि अभी जो हम x इक्वल टू 0 पर हमारा एम्पलीट्यूड 0 था, ऐसा हमेशा 0 ये जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसी वेव मिले जिनका इनिशियली कुछ फेज हो तो अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगी, टाइप वही होगा पर उनका फेज थोड़ा अलग होगा। हो सकता है ऊपर से पार्टिकल, जैसे अगर तू ध्यान से सोच तो जो हम स्टैंडर्ड स्टैंडिंग वेव देख रहे थे वो क्या थी? 2 sin kx cos ओमेगा टी। सोच t इक्वल टू 0 पर क्या ये 1 हो गया cos ओमेगा टी, यानी कि वेव ना ऐसे चालू हुई, t इक्वल टू 0 पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे थे सारे पार्टिकल। अरे यस और नो? क्या ऐसा हो सकता है मैं t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हूं तो क्या ओमेगा टी के साथ एक और पाई बाय 2 आ जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, और कहीं से भी तो स्टार्ट हो सकती है। हाँ, वो अंतर लाएगा ओमेगा टी के टर्म्स, साथ वाली टर्म्स, बोलो क्लियर। और साइन के एक्स के साथ वाली टर्म्स जो है एम्पलीट्यूड बताएगी। एक्स को चेंज कर दें अगर अपन पोजीशंस को तो बदलाव आ जाए। थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ी सी मैथ्स है, पर ज्यादा परेशान मत हो उसको लेके। सो 2a sin kx प्लस अल्फा sin ओमेगा टी प्लस बीटा, ये जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है, जनरल स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। ज्यादा नहीं आती पर कभी आ जाए तो हमें इनका मतलब समझ आना चाहिए। हमारे लिए तो मैक्सिमम टाइम 2a sin kx cos ओमेगा टी टाइप की ही चीज आएगी। ओके सर,
बात समझ आई सर? अच्छा भी लगा सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, सुनते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। ओके, ये तो एनर्जी वाली कहानी थी, ठीक। अब मैं आपको उसी कहानी से, ये जो अपन ने कहानी लिखी थी ना, इस कहानी से देखते हैं, एक आध सवाल कराते हैं अलग अलग वैरायटी का। एक एक ही कराऊंगा, फिर कह रहा हूं टफ है करने में, पूरे लेक्चर आप इसी पे निकाल सकते हो, कोई कमी नहीं है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती, इसलिए सिर्फ फील करा रहा हूं कि अगर ऐसा अच्छा सवाल आ भी जाए तो आपको उसका मतलब समझ आना चाहिए। अब सुन, देखा जा, मान लो आपको एक ऐसी इक्वेशन दी, 2a sin kx sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। सोचो, क्या ये एक स्टैंडिंग वेव है? अरे हाँ है। अरे हाँ, सोचो कि इसकी पहली टर्म वैसी ही है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या वैसा ही है जैसा हमने एक सबसे इजीएस्ट में पढ़ा था, 2a sin kx, यानी कि x 0 तो एम्पलीट्यूड 0, यानी कि यहां पे नोड। बिल्कुल सही। अच्छा है, समझना। अब सोचें, एट टाइम इक्वल टू 0 वेयर x इज इन सेंटीमीटर्स एंड t इन सेकंड, ड्रॉ स्टैंडिंग वेव। एक स्टैंडिंग वेव बनाओ, ये वाली स्टैंडिंग वेव बनाओ t इक्वल टू 0 पर। मतलब t इक्वल टू 0 पे इसका फोटो कैसा होगा? खूब अच्छा फोटो बताना है आपको। t इक्वल टू 0 पर पहले हमने देखा भैया 2a sin kx, ये तो वैसा ही है, यानी कि 0 लेमडा बाई 2 लेमडा। बिल्कुल सही, ये तो चलता ही रहेगा, 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। ये कहानी तो आज जटीस चलेगी। अब एक बात सोचो कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, टी इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है? साइन पाई बाई 6। और हाँ, यानी कि साइन पाई बाई 6 यानी कि हाफ। और हाँ, यानी कि अगर मैं इसे ए डैश एम्पलीट्यूड मान लेता हूं तो हर पार्टिकल अप टी इक्वल टू 0 पर अपने एम्पलीट्यूड पर है कि एम्पलीट्यूड की आधी दूरी पर है? एम्पलीट्यूड की आधी दूरी पर है। अरे हाँ सर, यानी कि सोचो, क्या इसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, हर पार्टिकल का नहीं, क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a है, तो इधर 2a इधर -2a। ओके सर। अब सोचो, अगर अपन ऐसे एक्सट्रीम बनाए तो ऐसे होता, एक्सट्रीम पोजीशन का अगर डायग्राम बनाते तो ऐसा होता, एक्सट्रीम पोजीशन का, यस और नो। पर अभी मैं एक्सट्रीम पे तो नहीं हूं, मैं तो आधे पर हूं। हर पार्टिकल के अपने आधे पर होगा, यानी कि 2a वाला क्या a पर होगा? मतलब वो यहां पर होगा। मतलब सोचो, तो इस समय सिचुएशन ऐसी होगी, आधे पर है अपन, यानी कि मैक्सिमम वाला भी a पर है और ये a वाला -a पर है। अरे हाँ सर, क्योंकि अपन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के आधे पर है t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि साइन पाई बाय 6 आ गया t इक्वल टू 0 पर। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? हाँ, कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 0 पर डाल के देख लो क्या हो रहा है, उसको बनाना ही तो है। अरे हाँ सर, ध्यान से समझना इस बात को। अच्छा, कभी कभी इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसे बन तो गई, पर बताओ ये अपर लूप वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की नीचे? ये कहां जा रहे हैं पार्टिकल? ये ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ? तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डबा वाई बाई डबा टी। क्या डबा वाई बाई डबा टी विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स? ओके, 2a sin kx cos omega t plus pi by 6 into omega. क्या दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 0, 2a sin kx को तो a डैश कोई भी एम्पलीट्यूड मान लो, तो वैसे ही फिक्स्ड है, 2a sin kx ओमेगा t इक्वल टू 0 पर अगर रखें तो आया cos pi by 6, cos pi by 6 यानी कि cos pi by 6, cos pi by 6 √3/2। अरे हाँ, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि क्या दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं।
तो ये वाले कहां जा रहे होंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि पहले लूप में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव आएगा, ऑल्टरनेट चलेगा। और हाँ, मतलब t इक्वल टू 0 पर सिचुएशन ये है कि वेव ऐसी है आधी आधी और एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जा रही है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अब फिर मैं कह रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन लगा हुआ। अब मैं ऐसे सवाल 5 करा के पूरा लेक्चर भी निकाल सकता हूं, निकालूंगा नहीं, एक ही वैरायटी कराई है। अगर आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये टफ वैरायटी कहलाती है, पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो थोड़ा तो अच्छा पढ़ना चाहिए। और हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ओके, ठीक है सर। समझ आई सर ये बात। अच्छा, ये तो आंसर देख लेते हैं भाई, सही कर रहे हैं क्या अपन? अरे हाँ, देखो भाई, जो सोचा जो समझा बिल्कुल सही है। ये आंसर आ गया अपना, जो सोचा था जो समझा था वो बिल्कुल सही है। और हाँ, अब एक और बात सोच, अब एक और बात सोच, उल्टा भी तो हो सकता है। क्या ऐसे सवाल बहुत सारे आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या पूरा लेक्चर निकल सकता है? हाँ निकल सकता है, पर अपने एक वैरायटी कराई ताकि आगे तुम कर पाओ। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, अच्छी अच्छी वैरायटी भी सारी कराऊंगा। चलो भाई, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या सोच, आपको वेव इक्वेशन दे रखी थी, आपने सिचुएशन बता दी। मैं क्या उल्टा कर सकता था? सिचुएशन बता देता और वेव इक्वेशन पूछ लेता। ऐसा भी तो हो सकता है, उल्टा भी कर सकते ना सवाल को। कैसे उल्टा? फिर से सुन, कैसे उल्टा? फिर से सुन कि अभी वेव इक्वेशन दे रखी थी, पूछा क्या सिचुएशन है t इक्वल टू 0 पर, कैसे बनेगा? हाँ, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा कैसे? सिचुएशन दे दूं और पूछूं बताओ कि क्या वेव इक्वेशन है। सिचुएशन दे दूं और पूछूं बताओ क्या वेव इक्वेशन है। अरे उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ सर, हो तो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर, 110% हो सकता है सर। तो देख वैसा सवाल, देख कैसे, ध्यान से देखना। t इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन है, t इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन है, देखो। और पूछा है वेव इक्वेशन क्या है। पहले अपन समझे क्या x इक्वल टू 0 पर नोड है, क्या लैम्डा बाई 2 पर नोड है। अरे हाँ, तो क्या एम्पलीट्यूड वाली टर्म क्या 2a साइन kx ही होगी, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। x इक्वल टू 0, लैम्डा बाई 2 पे भी 0, तो 2a साइन kx वाली ही कहानी होगी। हाँ, क्योंकि x 0 डालो तो भी 0, x लैम्डा बाई 2 डालो तब भी 0। ये तो परफेक्ट हो गया, a डैश तो क्लियर है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जनरल स्टैंडिंग वेव क्या होती है? 2a साइन kx प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। क्या अल्फा की वैल्यू 0 है? हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो नॉर्मल सिचुएशन है कि x इक्वल टू 0 पर और लैम्डा बाई 2 पर दोनों पर 0 है, तो भैया जनरल सिचुएशन है, तो नॉर्मल सिचुएशन है, सबसे इजीएस्ट केस वाला है। हाँ, पर क्या कहां पर अपन है? बीटा निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सोचो, क्या t इक्वल टू, इस वाले को देख लिया करो, सबसे पहले लूप, सबसे पहला लूप बिल्कुल सही से काम करेगा। उसमें सबसे पहले वाले लूप को भी 2a वाले को देख लो। क्या 2a वाला अगर आप ध्यान से देखो एसटीएम से कंपेयर करो तो ये अगर a, ये माइनस a, यानी कि एम्पलीट्यूड 2a ले लें अगर बीच वाले को, तो पार्टिकल नीचे है माइनस a पर, और देखो तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, सॉरी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। ये सिचुएशन है। क्या द कंपेयर द सिचुएशन ऑफ द पार्टिकल जो कि सबसे ज्यादा जिसका एम्पलीट्यूड है 2 है, सोचो क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे की तरफ, सॉरी मीन पोजीशन से नीचे की तरफ है और क्या एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो क्या यही सिचुएशन है एसएचएम की? क्या दिस सिचुएशन ऑफ दिस पार्टिकल इज कंपेरेबल टू दिस? क्या इसका एसएचएम से हमें फेजर निकालना आता है, फेज निकालना आता है? क्या वही फेज बीटा कहलाएगा? क्या वही फेज बीटा कहलाएगा? क्योंकि सभी पार्टिकल इस लूप के उसी बीटा से चलेंगे। और हाँ सर, अरे हाँ सर, बात तो आप अब एसएचएम में घुस जाओ। एसएचएम का फेज निकालना आता है? क्या इस पार्टिकल का फेज निकाल सकते हो? वो निकाल लोगे, वही बीटा है। पहले समझो, क्या ये पार्टिकल जो आपने कंपेयर करा सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला और जो अपन एसएम से कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो सेम बात है? अगर उसका अपन एसएम का फेज निकाल पाए तो क्या भाई साहब वो ही अपना बीटा कहलाएगा?
बात तो सर आप सही कह रहे हो, बात तो सही सर आप सही कह रहे हो, बात जोरदार है पर काम की भी है। ओके, अब निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं, फेजर से याद करो। क्या अपना पार्टिकल माइनस ए पर है? क्या वो इधर की तरफ अगर होता तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता? यानी कि क्या ये वाली जगह है? ओके, ये 2a है, ये a है, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री है? हाँ सर, तो ये कुल मिला के एंगल 270 प्लस 60 क्या 330 डिग्री है? अरे हाँ, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या 330 डिग्री है। तो जनरल स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन 2a sin kx sin ओमेगा टी प्लस 330 डिग्री है। सोच, इसके लिए एचएम की कहानी भी आनी चाहिए। मान रहा हूं सुंदर और टफ सवाल है, पर एक एक वैरायटी दोनों कराई है। क्या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रखी हो तो सिचुएशन बता सकता हूं, सिचुएशन दे रखी हो तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकाल सकता हूं। मान रहा हूं ये खतरनाक चीज थी, इसलिए ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, पर एक एक वैरायटी कराई है कि आ जाएं तो डरने की जरूरत नहीं है। पर इन पर भी पूरा लेक्चर निकाला जा सकता है, इन पर भी पूरा लेक्चर निकाला जा सकता है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे राम लालो श्याम लालो, अरे बोलो भाई। हाँ, बात तो कुछ कुछ समझ आई। तो भैया सिचुएशन, सॉरी, इक्वेशन की वेव की इक्वेशन बताओ, स्टैंडिंग वेव की, तो सिचुएशन बता सकता हूं। सिचुएशन पता हो तो वेव इक्वेशन बता सकता हूं। इतनी बुद्धि मेरी चलती है, मुझे बात समझ आती है। ओके, एक और अलग टाइप का, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। फॉर अ स्टैंडिंग वेव हैविंग द इक्वेशन 2a sin kx sin ओमेगा t, मान लो ऐसा है ये सिचुएशन। फाइंड द मिनिमम, ऐसी एक स्टैंडिंग वेव है, क्या स्टैंडिंग वेव है? हाँ है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट इज a। उसने बोला ऐसे पार्टिकल्स ढूंढो जिनका एम्पलीट्यूड a है। मैं कराऊंगा सवाल, ध्यान सुनना। ऐसे पार्टिकल ढूंढो जिनका एम्पलीट्यूड a है और उन पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम दूरी निकालो। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? 2a। तो ध्यान से समझो एक बात लॉजिकली, क्या a एम्पलीट्यूड के एक लूप में दो पार्टिकल होंगे? अगर ये मैं एक्सट्रीम सिचुएशन मान लूं, एक वेव में एक लूप में क्या a एम्पलीट्यूड के, बल्कि ध्यान से सोचो, तो 2a से कम जब भी एम्पलीट्यूड लेंगे तो एक लूप में उस एम्पलीट्यूड के दो पार्टिकल होंगे, दो इधर होंगे दो इधर होंगे, अगर पूरे एक लेमडा में बात करें तो। अरे हाँ सर, फिर कहानी रिपीट होती जाएगी। बिल्कुल सही। अब सोचें, क्या 2a sin kx 2a sin kx इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड आधा है ना a, अरे हाँ, तो एम्पलीट्यूड a, तो a ने a को मार दिया, क्या sin kx की वैल्यू आई 1/2, यानी कि kx की वैल्यू आई 30 डिग्री। अब साइन के कर्व को याद करो, साइन हाफ। अच्छा, ये a भी हो सकता है एंड माइनस ए भी हो सकता है, वो प्लस ए माइनस ए एक ही बात है ना? हाँ, अब ध्यान दो, क्या kx की वैल्यू 30, या फिर ध्यान से देखो ये 30, तो ये वैल्यू होती है पाई माइनस 30 यानी कि 150, यानी कि पहले लूप में दो वैल्यू हो सकती हैं, फर्स्ट लूप। समझ आ जाएगी ये बात अपने आप। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही। अच्छा, k क्या है? kx की वैल्यू यानी कि π/6 और 150 डिग्री इंटू π/180। 0 इन 0 को मार दिया, 3 से मारो तो 5 π/6। ठीक है, ये 5 पहले लूप के लिए लिख रहे हैं। k को लिखें 2π/λ इंटू एक्स इक्वल टू π/, पहले लूप के लिए, तो अपने आप कहानी समझ में आती जाएगी। पाई ने पाई को मार दिया, x की वैल्यू क्या आई? λ/12
एंड 5 लैम्डा बाई 12। यानी कि जो पहला पार्टिकल ओरिजिन से दूरी पर है जिसका एम्पलीट्यूड ए है वो है लैम्डा बाई 12, और दूसरा ये पार्टिकल जो है वो है 5 लैम्डा बाई 12। लॉजिकली भी सोचो तो ये दूरी भी लैम्डा बाई 12 होनी चाहिए, है ना। तो 5 लैम्डा बाई 12 प्लस लैम्डा बाई 12 इज लैम्डा बाई 2। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अच्छा सिमेट्रिकली सोचो, ये लैम्डा बाई 2 तो ये भी लैम्डा बाई 2, 12। अरे हाँ, अच्छा आप सोचो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, यहां से यहां तक की दूरी हुई 5 लैम्डा बाई 12 माइनस लैम्डा बाई 12, यानी कि 4 लैम्डा बाई 12, यानी कि लैम्डा बाई 3। अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हुई है, लैम्डा बाई 12 लैम्डा बाई 6। अरे हाँ सर, उसने क्या पूछा, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट इज ए। सोचो अगर इस पार्टिकल को मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, एक कंप्लीट कहानी हो गई। सोच 1 और 2 जो सेम लूप में पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड ए है, तो दूरी है लैम्डा बाई 3, जबकि 2 और 3 जो दो अलग अपोजिट लूप में हैं पर एम्पलीट्यूड तो ए ही है, उनमें दूरी है लैम्डा बाई 6। यानी कि या तो ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में जिनका एम्पलीट्यूड ए है उनकी बीच की दूरी या तो लैम्डा बाई 3 है लैम्डा बाई 6 है। हमें मिनिमम पूछा है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, लैम्डा बाई 6। सिर्फ आंसर से मतलब नहीं, पूरी कहानी आपको समझ आनी चाहिए। क्या क्या बात सीखे कि एक लूप में अगर एम्पलीट्यूड 2a से कम है तो ऐसे दो पार्टिकल होंगे और ऐसे ही पार्टिकल उधर भी होंगे, उनके बीच की अगर दूरियां निकालनी हो तो 2a sin kx को एम्पलीट्यूड के बराबर कर कर x की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, x की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं मैथ्स लगाकर, बेसिक मैथ्स लगाकर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। तो ये अपने आप में फिर एक वैरायटी, अपने आप में ये फिर एक वैरायटी है। क्या इसमें फिर से बहुत सवाल, सही बताओ जो लास्ट 3 सवाल कराए हैं अपने आप में क्लासिक है। एक एक सवाल पर पूरे पूरे लेक्चर निकाले जा सकते हैं, क्लासिक है। नहीं भी कराता तुम्हें पता नहीं पड़ता मैंने कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया, पर मैंने तुम्हें शानदार भी पढ़ाया। इनसे डरने की नहीं, फील करने की आवश्यकता है कि अगर ऐसे थोड़े अच्छे सवाल भी आ जाएं तब भी मैं कर सकता हूं, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा अच्छे पढ़ने की और उसको समझने की आदत भी होनी चाहिए। अरे हाँ सर, अरे वाह सर, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ तो आई सर, ये वाली बात समझ आई क्या? अरे सोच लो, तो तीनों जोरदार इलस्ट्रेशन, एनर्जी कराई, 3 जोरदार इलस्ट्रेशन कराए, स्टैंडिंग वेव की कहानी जोरदार और शानदार चल रही है। ठीक सर, समझ आ गया सर। लैम्डा बाई 6 इज द करेक्ट आंसर। जो हमने निकाला, जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है। ओके, अब जो पढ़ा रहा हूं इसमें सवाल बहुत सारे आते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान समझना। ये कहलाता है फंडामेंटल मोड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैं आपको पहले बता दूं, अपन स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन लाएंगे, ऐसी स्ट्रिंग जो दोनों तरफ से फिक्स्ड हो, ऐसी स्ट्रिंग जो एक तरफ से फिक्स्ड हो एक तरफ से फ्री हो। ऐसी ही कहानी अपन ट्यूनिंग फॉक्स के माध्यम से रेजोनेंस कॉलम की फ्रीक्वेंसीज भी निकालेंगे साउंड वेव में, बिल्कुल सेम कहानी रिपीट होगी। इसलिए अब इसको समझ लो, फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। पहले अपन समझे ऐसा क्या, सोच कि अगर मैं ऐसे टाइट तार ले लूं, उसमें अगर स्टैंडिंग वेव बनानी है तो सोच ऐसे बना सकते हैं, इस पूरी लेंथ को क्या आधे लूप में कन्वर्ट कर लें, बीच से ऐसे खींच कर छोड़ दें तो कैसे लूप बन गया, जो कि क्या स्टैंडिंग वेव का काम कर रहा है। अरे हाँ, ओके। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ध्यान समझना। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसके स्टैंडिंग वेव बनने के तरीके, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसे ध्यान सुनिए, ये आते हैं जो भी लेक्चर में पढ़ाया ना, उसे जल्दी भले इसको पढ़ा दूंगा, पर ये आसान होगा और आएगा ज्यादा, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं।
पढ़ने में कोई खास बात नहीं है, याद होने चाहिए फॉर्मूले। समझो, अगर मैं दो फिक्स्ड एंड पे अपनी तार ले लूं और उनके बीच की दूरी एल ले लूं और उनमें एक लूप जनरेट करूं, तो क्या ये एक लूप लेमडा बाई 2 का होगा? अरे हाँ सर, अरे हाँ ना बोल। इस वायर में इससे कम कोई लूप, इससे मतलब इससे कम लूप कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स्ड है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ नोड बनना चाहिए। कम से कम एक लूप तो बनेगा, स्टैंडिंग वेव बननी है। उसके आगे दो बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, पर एक से कम तो नहीं बन सकता ना। इसलिए ऐसा बोला गया, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इट कैन ऑसिलेट, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट नोड्स इज लैम्डा बाय 2, ओके। यानी कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी, पहले तो v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अरे हाँ, क्या v की वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू होती है? अरे हाँ। क्या f की वैल्यू v बाई लेमडा होती है? अरे हाँ। क्या f की वैल्यू आई v कितना? अंडर रूट टी बाई म्यू, ओके। और लेमडा क्या इसमें l के बराबर, यानी कि ध्यान से समझें तो क्या 1 बाई लेमडा, क्या f की वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू आई 1 बाई, लेमडा की वैल्यू आई 12, तो क्या 1 बाई 12 अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी आई वेव की, क्या वो ये आई 1 बाई 12 अंडर रूट टी बाई म्यू? ये कहलाता है फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। रटने वाली चीजें हैं, ये कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। नामकरण है, याद रखना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे डायरेक्ट आता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स। तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या करा था। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है मतलब एक लूप बनेगा, मतलब लेमडा बाई 2 इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा इक्वल टू 2l, यानी कि f इक्वल टू v बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2l एंड v की वैल्यू t बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला। रट भी लो, समझ भी लो, समझ के रटो, नाम भी याद रखो। फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स is 1 by 2l under root t by mu। ओके सर, उतारो इसे। मोड्स ऑफ स्ट्रिंग अपन पढ़ रहे हैं, मोड्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये है, इसके आगे की कहानी तू खुद बनाएगा, देखना भी, समझना अच्छे से, देखना। सोचो, अब उतार लिया? अरे सोचो, उतार लिया। इस स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, ये फ्रीक्वेंसी होना होगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अभी समझ आएगा तुम्हें। सोचो, मैं इसमें इसी वायर में दूसरी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूं, मतलब एक और स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं? क्या जब हम दो लूप बना लें, क्योंकि नोड होना तो जरूरी है। एक की जगह कितने लूप बना लें? दो। कैसा भी कर सकते हैं अपन कि दो लूप बना लें, बीच से पकड़े, बीच से फिक्स कर लें ऐसे, और दोनों हाथों से कुचक कुचक, अरे हाँ, एक ऊपर एक को नीचे और बीच से फिक्स कर, चुप, कैसा बन जाएगा? अरे हाँ, ये भी स्टैंडिंग वेव होगी। अरे हाँ, क्या ये सेकंड केस हुआ? क्या ये इस फिक्स एंड्स का सेकंड केस हुआ? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, ये तो सेकंड केस हुआ। देखो भाई, देखो भाई, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी, ठीक है। सेकंड केस देखो, इसे बोल, जो सेकंड केस आएगा उसका नाम होता है सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। याद रखना, ओवरटोन का मतलब जितने फंडामेंटल से लूप बढ़ते जाते हैं, फंडामेंटल को जीरो मानते हैं ओवरटोन के नाम पर, ठीक? अच्छा, ओके। सेकंड हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? पहले तुम ये नाम छोड़ो, पहले अपन प्रूफ करते हैं, पहले अपन प्रूफ करते हैं। दो लूप बने, नाम छोड़ो, पहले समझते हैं अच्छे से। If we increase the frequency, the string may vibrate in two loops. Okay, अब टू लूप में डाले तो बेसिकली लेमडा टू लूप, लेमडा बाई टू, क्या लेमडा इक्वल टू एल? अरे हाँ, क्या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लेमडा? अरे हाँ, वी की वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू? अरे हाँ, 1 बाई एल। क्या सेकंड फ्रीक्वेंसी आई? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई 2l अंडर रूट टी बाई म्यू? अरे हाँ, ध्यान से देखिए, डबल हो गई। किसकी? किसकी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। क्या दिस इज 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? और हाँ, जितने गुना हो जाती है फंडामेंटल से फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं सेकंड। उसे बोलते थे फर्स्ट हार्मोनिक, इसे क्या बोलेंगे? कितने गुना हुई? 2 गुना, तो बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक।
और ओवरटोन का मतलब होता है लूप कितने बड़े। क्या एक लूप बड़ा फंडामेंटल से तो फर्स्ट ओवरटोन। नामकरण ऐसे है, काम आएगा आगे कई जगह, समझना। हार्मोनिक जैसे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, जितने गुना मल्टीप्लाई करना पड़ा फर्स्ट हार्मोनिक में उसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। और जितने लूप बढ़ाए, जितने लूप बढ़ाए उसे बोलेंगे ओवरटोन। Okay, so this second two loop system is known as second harmonic for a string fixed at two ends, or we can say first overtone, or we can say first overtone, or we can say first overtone. अरे got my point? अरे सोच लिया? अरे पक्का? हाँ, अब सोच तीन लूप का तू खुद करेगा, खुद कर। अगला मैं नहीं बता रहा हूं, तीन लूप का खुद कर सकता है। तीन लूप का वो हुनर वो काबिलियत तेरे में है, तीन लूप का खुद कर, लिख सकता है बिल्कुल ऐसे, और नामकरण भी दे। तीन लूप हो जाए तो क्या होगा बोलो, तुम कर सकते हो? अरे बोलो तीन लूप हो जाएंगे तो क्या होगा, कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर वो काबिलियत। अब तुम्हें बताना तीन लूप का। थर्ड लूप, थ्री लूप्स, चलो खुद करो। मैं भी कर रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो, तुम कर सकते हो, लेंथ वही है। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हारे में है। देखो मैंने सही करा है क्या? देखो तुमने भी ऐसे ही सोचा था क्या? देखो मैंने सही करा है क्या? अरे तुमने भी ऐसे ही सोचा था क्या? अरे बता दो, अरे बता दो, अरे बता दो। क्या तीन लूप, हर लूप लेमडा बाई टू का, 3 लेमडा बाई टू इक्वल 12, तो लेमडा की वैल्यू 12 बाई 3, फ्रीक्वेंसी इज बी बाई लेमडा, वी की वैल्यू टी बाई म्यू, तो फिक्स्ड है, बिल्कुल सही। बाहर में टी बाई म्यू होती है ना, तो बाहर और टी चेंज नहीं करे तो वो का वही है। अरे अच्छा, तो 3/12, ओके, तो क्या है 3/12 टी बाई म्यू, तीन गुना है फंडामेंटल से। अरे हाँ, तो इसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। और कितने लूप बढ़ गए, दो, तो बोलेंगे और सेकंड ओवरटोन। नामकरण है। ऐसा कई बार आता है कि भैया थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। अरे हाँ, तू खुद सोच, चार लूप होंगे तो क्या 4 टाइम्स फंडामेंटल आ जाएगा? लॉजिकली सोच, वो कहलाएगा 4 टाइम्स फंडामेंटल। अरे हाँ, 4 टाइम फंडामेंटल, वो कहलाएगी फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन। अरे हाँ, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बताओ क्या फॉर्मूला होगा सिक्स्थ ओवरटोन का? सिक्स्थ ओवरटोन का क्या फॉर्मूला होगा, बता, बता सकता है तू ओरली? सिक्स्थ ओवरटोन का क्या फॉर्मूला होगा, बता ओरली, बता। ये सेकंड ओवरटोन थी, बता सिक्स्थ ओवरटोन का क्या फॉर्मूला होगा, बोल। सिक्स्थ ओवरटोन क्या सेवंथ हार्मोनिक होगी? अरे हाँ सर, यानी कि 7 टाइम्स फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, यानी कि 7/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। सोच, क्या तूने सिक्स्थ ओवरटोन का फॉर्मूला 7/12 अंडर रूट टी बाई म्यू सोच लिया था? अरे हाँ, मैं बोलूं फोर्थ हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक, बोल क्या फॉर्मूला? 5/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या नामकरण लेते ही समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, वो समझ आई क्या ये बात? वो समझ आई क्या ये बात? हाँ सर, आई आई आई। हाँ, तीन लूप वाली कहानी जो अभी अपन ने पढ़ी, देखा आंसर आ रहा है क्या?
ओहो, अरे हाँ सर, 3/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। अब सोच, अगर 3 की जगह n लूप्स, कितने लूप? n लूप्स। अरे कितने लूप हो? n लूप 3 की जगह। तो सोच, जब 3 लूप थे तो 3/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, 4 लूप तो 4/2L अंडर 2 बाई म्यू। अगर n लूप हो तो, अगर n लूप हो तो जनरल केस, अगर n लूप हो तो n लूप, अरे हाँ ना बोलो, तो ग्रेफ बराबर n/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या ये फॉर्मूला आएगा? क्या ये कहलाएगा nth हार्मोनिक? और उससे एक खुला रहता ना कि रे टोन। और खुला আছে যে হেডফোনটা तो जनरल फॉर्मूला क्या है? ও খুলে গেছে তো n/2L अंडर रूट टी बाई কিছু म्यू। নাই This is known as nth harmonic or n-1th over tone, और n-1th over tone। अरे हाँ सर, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। गड़बड़ करने की जरूरत, तो क्या फॉर्मूला याद होगा जनरल? n/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, n नेथ हार्मोनिक, n-1th ओवर टोन। n की वैल्यू डालते जाओ, आंसर पाते जाओ। 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ, उसके आगे जो भी लिखोगे उनको ओवरटोन में लिख सकते हो, उनको ओवरटोन में लिख सकते हो। अरे हाँ सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। तो भाई अपन ऐसे जनरली ऐसे लिख सकते हैं nth तक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। इसे बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। नामकरण याद होने चाहिए, इसे बोलेंगे n-1th ओवरटोन। पहले लिख चुके हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो एक साथ लिख लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। फॉर्मूला बेस जाते हैं डायरेक्ट, बताओ ऐसे बोल देंगे, टी दे देंगे, म्यू दे देंगे तो वेलोसिटी आ गई, लेंथ दे देंगे 10 सेंटीमीटर। कुछ भी सवाल बना सकता हूं मैं, सुनना ध्यान से। मैंने सवाल बना दिया, ले भाई मैंने सवाल बनाया भाई, टेंशन जो है 100 न्यूटन है, ठीक है, म्यू की वैल्यू 1 kg पर मीटर है, ठीक। मैंने बोला ये लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड थर्ड ओवरटोन। क्या तुम, मैं करा नहीं रहा हूं, क्या तुम सवाल कर सकते हो बताओ मुझे? करा नहीं रहा हूं ये सवाल, क्या कराऊं इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला में रखना है क्या? थर्ड ओवरटोन का फॉर्मूला फोर्थ हार्मोनिक, यानी कि 4/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, यानी कि 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। टी म्यू एल सबकी वैल्यू दे रखी है, रख दो आंसर आ जाएगा, रख दो आंसर आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। आ गया, लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो, सब हो जाएगा अपने आप। कैसे सवाल कर सकते हो? अरे क्या ऐसे सवाल कर सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, सोच समझ के कर सकते हैं, इसलिए ये आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट सवाल आते हैं, कोई डायरेक्ट सवाल कराकर बिल्कुल एकदम आपको डीपीपी वर्कशीट में मिलेंगे, मैं अभी क्लास में कराकर आपकी और मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये सवाल आते हैं भाई साहब, हाँ भाई साहब एनजीओ, ये आ सकते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलने, बढ़ते चलने, सुनते चलने। सोचो भाई, याद कर, मैंने बोला था 2 टाइप की स्ट्रिंग लेंगे, दोनों एंड फिक्स्ड या फिर एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री। दोनों फ्री का कोई मतलब नहीं है, दोनों फ्री तो चलेंगे कैसे अपन, कुछ भी नहीं बचा फिर तो, फिक्स्ड हुआ ही नहीं कुछ भी। अरे हाँ, तो एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री, ये केस हो सकता है। जो एंड फ्री होगा, फिक्स्ड एंड का मतलब वहां पे नोड बनना पक्का है, फ्री एंड का मतलब
वहां पे एंटी नोड बनना पक्का है। अच्छा, जब स्टैंडिंग वेव फ्री हैंड तो नाच सकते हैं ना मैक्सिमम, हाँ तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से नाचेगा। अरे हाँ सर, फ्री हैंड का मतलब याद करो, रॉड पर मासलेस छल्ला, क्या वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से नाचेगा? यानी कि वो पक्का एंटी नोड होगा। अरे हाँ सर, और फिक्स्ड एंड क्या पक्का नोड होगा? अब सोच, जब स्टैंडिंग वेव बनती है, सोच मिनिमम, अगर मैं एक फ्री एंड और एक फिक्स्ड एंड ले लूं, फिक्स्ड एंड वन एंड, तो सोच मिनिमम सिचुएशन क्या पॉसिबल है? एक लूप, दो लूप, आधा लूप, मिनिमम सिचुएशन क्या पॉसिबल है? बोलो, क्या फिक्स्ड फ्री एंड बिकम्स एंटी नोड एंड क्या दिस बिकम्स नोड? तो सोच मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, सोच। हो ऐसे हो सकती है। फंडामेंटल मोड को समझना, क्या ये मिनिमम ये हो सकता है? सोच। और हाँ, मिनिमम पॉसिबल, क्या मिनिमम पॉसिबल? क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी? क्या यही इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी? फिर से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। ओके, अब सोच 1/2 लूप, क्या पूरा लूप लैम्डा बाई 2 का, तो आधा लूप क्या लैम्डा बाई 4 का, मतलब क्या लैम्डा बाई 4 इज एल, तो क्या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/λ इज 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। सोचिए मैं कैसे लाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां से रखी और v की वैल्यू आप जानते हो अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। और हाँ सर, तो f इक्वल टू 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू, क्या ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाई? फंडामेंटल। और हाँ सर, F0 भी बोल देते हैं कई बार, इसे जैसे बोलना चाहो बोल लो, जो आपको अच्छा लगे, वो किताबी ज्ञान है। फील करो, 1/4, उसकी आई थी 1/2L, इसकी कितनी आई 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। अच्छा, ये कहलाई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। इस वाले केस की ये कहलाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, सोचो भाई, पढ़ो भाई। ठीक सर, 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक, सोच इसका अगला केस क्या हो सकता है? सेकंड केस, सोच अगला केस क्या हो सकता है? सोच मिनिमम अगला केस क्या हो सकता है? बोल, आधा लूप और बढ़ाना पड़ेगा कि पूरा एक लूप? सोच, देख देख, हो ध्यान से देख, क्या ये सिचुएशन होना जरूरी है सेकंड केस के लिए? मतलब पूरा एक लूप बढ़ गया, सेकंड केस मतलब पूरा एक लूप बढ़ गया, पूरा एक लूप बढ़ गया तो 3λ/4, λ/2 plus λ/4 is 3λ/4 is equals to L, so lambda is 4L/3, so the frequency will be 1/λ यानी कि 1/4L/3 अंडर रूट टी बाई म्यू। और हाँ सर, सोच क्या इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी, जो सेकंड केस आया, वो 2 गुना नहीं बल्कि एफ फंडामेंटल का 3 गुना आया। सेकंड फंडामेंटल होगी ही नहीं, 2 इंटू फंडामेंटल हो ही नहीं सकता, यानी कि 3 इंटू फंडामेंटल होगा, इसलिए कहलाएगी थर्ड हार्मोनिक। क्या कहलाएगी? थर्ड। मैंने बोला था ना, जितने गुना से मल्टीप्लाई करो, इसमें सेकंड हार्मोनिक होती ही नहीं है। कौन सी होती है? थर्ड हार्मोनिक। पर बताओ लूप कितना बड़ा? एक लूप तो एक ही बड़ा ना, तो कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, ओवरटोन का मतलब लूप कितने बड़े, और हार्मोनिक का मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें सेकंड हार्मोनिक होता ही नहीं,
इसमें सेकंड हार्मोनिक होता ही नहीं है। इसमें सेकंड हार्मोनिक, इसका सेकंड फॉर्मूला आता है, सेकंड फ्रीक्वेंसी जो आती है, पहली फंडामेंटल, दूसरी सेकंड जो आएगी वो आएगी 3 गुना ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, 3 गुना ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे पक्का। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, बात तो सर आप सही कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ठीक है सर, ओके ठीक है। ऐसे लिखा इसे, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक इसमें होता नहीं है। अब सोच इसका अगला केस तू बनाएगा, 2 लूप बढ़ जाएंगे और एक आधा, 2.5 लूप होंगे, करके बता। थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी तुम खुद निकालोगे, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी तुम खुद निकालोगे, अरे बताओ भाई, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी तुम खुद निकालोगे, शर्माओ मत, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। करो भाई, करो भाई, अरे निकालो भाई, थर्ड वाला केस तुम खुद निकालोगे। हाँ, यानी कि लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4 इक्वल टू एल, लेमडा इक्वल टू 4l बाई 5, लेमडा इक्वल टू 4l बाई 5। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, 4l बाई 5, ठीक है, लेमडा इक्वल टू 4l बाई 5। अब क्या करें, तो फ्रीक्वेंसी आई 5v बाई 4l, देख 1 3 5 7 ऐसा चल रहा है, देख 5 गुना हो गई फंडामेंटल की, 5 टाइम्स एफ फंडामेंटल, तो कहलाएगी फिफ्थ हार्मोनिक। पर क्या लूप 2 ही बढ़े तो कहलाएगी सेकंड ओवरटोन, तो कहलाएगी सेकंड ओवरटोन। चल मैं तेरे खुद पूछूं, फोर्थ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, लॉजिकली बोल, लॉजिकली फोर्थ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्थ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, सोच, खुद सोच। 1 3 5 7, सातवीं कहलाएगी थर्ड ओवरटोन, 7 के बाद 9, और हाँ 9/4l अंडर रूट टी बाई म्यू, ये फोर्थ ओवरटोन कहलाएगी 9th हार्मोनिक। अरे हाँ, बताओ 6th हार्मोनिक क्या होगी, बताओ 6th हार्मोनिक क्या होगी, होगी ही नहीं। 6th हार्मोनिक नॉट पॉसिबल, इसमें इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, इसमें इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। चलती कैसे, 1 3 5 7 9 11, अरे हाँ 1 3 5 7 9 11। ओके सर, बात तो समझ आई सर। तो गया फिफ्थ फंडामेंटल, ये अपने को समझ आ गया। सोच अगर n लूप्स हो, n और एक आधा, n और एक आधा, क्या तुम खुद लिख सकते हो, सोचो सोचो सोचो। अगर n लूप और आधा लूप, n लूप का मतलब nth ओवरटोन हो गया है ना, n लूप ले लो, हाँ सर ओके, n लूप ले लो और एक आधा ले लो, तो nth ओवरटोन हो गई ना। अब सोच nth ओवरटोन यानी कि n लूप, ओ हो सोच, n लूप, हर लूप लेमडा बाई 2 का प्लस लेमडा बाई 4, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझ, इसे लिखेंगे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 देखिए इधर है ना, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 दैट इज इक्वल टू, नहीं 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू l। सो लेमडा की वैल्यू क्या आई, 4l बाई 2n प्लस 1, nth ओवरटोन यानी कि n लूप लिख चुके, यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या आया, जनरल फॉर्मूला आया 2n प्लस 1 अंडर रूट टी बाई म्यू, यानी कि कहलाएगी 2n प्लस 1th
हार्मोनिक या फिर nth ओवरटोन। फॉर्मूला से डरो मत, समझने का प्रयास करो। मैं आपसे पूछ लूं थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब सोच, थर्ड ओवरटोन मतलब 3 लूप, मैं तो ऐसे सोचता हूँ। थर्ड ओवरटोन मतलब 3 लूप, मतलब 3 लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4, और एन की वैल्यू भाई साहब 3 रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पे एन के लिए 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 बाई 4 एल अंडर रूट टी बाई म्यू। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आगे अब डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं यार, पूछ ले, फॉर्मूला लगते जाओ, टी दे दे, म्यू दे दे, एल दे दे, ओवरटोन पूछ ले, फिफ्थ ओवरटोन का क्या फॉर्मूला होगा अपन कर सकते हैं, रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। पर ये फॉर्मूले जैसे मुझे याद है, समझकर आप इन पे सवाल आते हैं भाई, आसान होते हैं, ये ज्यादा करा नहीं रहा हूं, पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये वाली बात, क्या आप आसान सवाल इसके कर सकते हो? अरे हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, 110% कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर इस पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे क्या कर लोगे क्या? अरे पक्का? ओके, चलो भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो यहां पर अपना चैप्टर खत्म हो गया। एक और छोटी सी चीज है जो मैं 5-7 मिनट में अगले टर्न पे पढ़ा दूंगा, उसे बोलते हैं सोनोमीटर। सोनोमीटर हालांकि आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो जो प्रैक्टिकल पढ़ाई जाएगी ना, वो प्रैक्टिकल आखिरी में 12वीं के 12th के बाद आगे, तब उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, अगले टर्न पे नए चैप्टर चालू करेंगे, साउंड वेव। बोलो क्लियर है? 5 मिनट सोनोमीटर पढ़ा के आपको आगे कहानी आगे चालू कर देंगे, इसी से आगे कनेक्टेड है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, तो जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। चलिए, सी यू, sayonara, टेक केयर, बाय बाय। না ওকে 11 বলা হয় না সায়েন্স না কিছু জানি না তো বামা স্যারের কাছে ফিজিক্স পড়তে যেত, ওই মেয়েটা ওর বামা স্যারের কাছে ফিজিক্স পড়তে যেত। হ্যাঁ ঠিক ঠিক, যে বাবা ওইটা নিয়ে হাসাহাসি করতো আমাদের, মানে হাসতে বলতে একটু ইয়ে করতো, টোন করতো আমার দিকে, দেখ রে আমি ইংরেজি টিচার হয়ে আমি তোর দিকে অন্য কারো ইংরেজি টিচারের কাছে পাঠাতে পারলাম না, ম্যাথ প্রচন্ড টিচার, ফিজিক্সের মাস্টার হয়েও আবার বাবার কাছে পড়তে। সমীর টিউশন করতে পারে, সমীরের নেট রেকর্ড লাগে কোর্সের কিরকম বাজার?